हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग व्याकरण के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला हमारा था रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और दूसरा चैप्टर था वाच्य। तो आशा करती हूँ कि दोनों चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज जो हम चैप्टर आपका शुरू करा रहे हैं ग्रामर का, वो है पद परिचय। क्या होता है पद, किसे कहते हैं पद? ये आपके क्वेश्चन जो शॉर्ट में आते हैं, ये सबसे पहला हम आपको पद की परिभाषा ही बताते हैं कि सबसे पद की परिभाषा जानने से पहले हमें शब्द जानना पड़ेगा, है ना। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद बन जाते हैं। और उन्हीं पदों का परिचय, कौन सा परिचय? व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब आप कहोगे व्याकरणिक परिचय क्या होता है? पद शब्दों का भी कोई व्याकरणिक परिचय होता है? यस, उसीलिए हम पद परिचय कर रहे हैं। व्याकरणिक परिचय में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो शब्द संज्ञा है कि सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। इसके अतिरिक्त अव्यय शब्दों का भी पद परिचय होता है, और अव्यय के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक। इसके अतिरिक्त संबंध बोधक के अतिरिक्त आता है निपात। निपात शब्दों में भी हमें जोर देके जिस बात को कहते हैं वो निपात कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय देखेंगे। संज्ञा शब्द का जब हम पद परिचय करते हैं तो उसमें हमें संज्ञा के भेद लिखना होता है कि वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक संज्ञा है। फिर लिंग, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। फिर वचन, एक वचन, बहुवचन, 2 वचन होते हैं। ये सब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो क्लास 3rd और 2nd में भी। फिर कारक चिन्ह मैंने आपको रचना की दृष्टि से वाक्य भेद करते हुए भी वीडियो में बताए थे। अभी एक बार फिर से उसका रिवीजन करा देती हूँ। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का चिन्ह को। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे रे अरे, ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। उसके बाद हमें क्रिया से संबंध भी पद परिचय में बताना पड़ता है। किसके साथ क्रिया से संबंध? कर्ता के साथ। प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया अवश्य ही होते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, तो इसमें अध्यापिका कर्ता है और पढ़ा रही है क्रिया है। ठीक है। ऐसे ही सर्वनाम में भी हम भेद बताते हैं उसके। पुरुष किस में बताते हैं? केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में। लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। फिर विशेषण शब्दों के पद परिचय में हम विशेषण के भेद, लिंग, वचन और विशेष हम संज्ञा शब्दों को भी कहते हैं, और अवस्था। ये सब डिटेल जब विशेषण शब्दों का पद परिचय कराऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी। फिर क्रिया शब्दों का जब पद परिचय होता है तो क्रिया के भेद जो 2 हैं, सकर्मक और अकर्मक। लिंग, वचन, वाच्य आप पहले भी पढ़ चुके हो, पूरा चैप्टर है आपका वाच्य का। तो कोई भी शब्द कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है, ये हमें क्रिया शब्दों के पद परिचय में बताना पड़ता है। काल भी आपको बहुत अच्छे से आते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। उसके बाद कर्ता से संबंध। जब हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय कर रहे हैं तो हम क्रिया से संबंध बताते हैं, लेकिन जब हम क्रिया शब्दों का पद परिचय करते हैं तो कर्ता से संबंध बताना पड़ता है। इसके बाद हमारा आता है अव्यय। अव्यय में सबसे पहले क्रिया विशेषण में भी उसके भेद, है ना। फिर क्रिया विशेषण में भेद बताते हैं सबसे पहले,
और जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो। सिर्फ 2 पॉइंट्स इसमें बताने पड़ते हैं। उसके बाद समुच्चय, इन सब में दो दो, एक एक दो दो पॉइंट हैं और इसमें आपको पूरा 1 नंबर मिल जाता है। अब ध्यान से देखो, समुच्चय बोधक में अगर और, वा, तथा, अथवा, क्योंकि, परंतु जो हमारे संयुक्त वाक्य के योजक शब्द थे उन्हीं को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और इसमें अगर वाक्य में आपके शब्द आ जाता है और, वा, तथा, अथवा में से कोई भी, तो आप खाली इसके आगे समुच्चय बोधक अव्यय लिख दोगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। ऐसे ही संबंध बोधक में संबंध जो दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, के साथ, के लिए, के ऊपर, के नीचे। निपात में जब हम किसी बात को जोर देकर बोलते हैं, बच्चा लगातार रोता ही जा रहा है, तो ही, भी, तो, तक, भर, ये हमारे निपात शब्द कहलाते हैं और ये एक एक शब्द हमें एक एक नंबर देता है। तो बोर्ड्स में जब आप एग्ज़ाम अब देने जाओगे ही, परीक्षा की तिथि निकट आती जा रही है, तो आप अपने एक एक स्कोर ऐसे करिएगा जैसे मैथ्स में करते हैं, क्योंकि हिंदी में भी अब वैसे ही मार्क्स मिलते हैं जैसे आपको मैथ्स में मिलते हैं। अगर आपका एक भी गलती हो गई तो पूरा नंबर कटेगा और अगर आपने टिक सही जगह लगाया तो आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द का पद परिचय करते हैं। आज पहला सेंटेंस हमने लिखा है, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। तो अध्यापिका शब्द का जब हम पद परिचय करेंगे तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। संज्ञा के हमने कितने भेद बताए? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो हमें ये देखना है कि क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी अध्यापिका का नाम नहीं है। अध्यापिका की जाति का बोध कराया जा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। तो हम यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखते जाएंगे अध्यापिका के पद परिचय में, पहला पॉइंट हमने लिखा जातिवाचक संज्ञा। फिर हमारा है लिंग। कौन सा लिंग है? पढ़ा रही है। तो दूसरा पॉइंट आया स्त्रीलिंग। फिर है वचन। कौन सा वचन है? क्योंकि अध्यापिका एक ही है तो वचन हमारा कौन सा आएगा? एक वचन। फिर है कारक। तो मैंने आपको बताया प्रत्येक वाक्य में कर्ता कारक होता है, क्रिया भी होती है और हिंदी शब्द यहाँ पर कर्म भी है। तो अध्यापिका क्या हुई? कर्ता कारक। हमारे 4 पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। संज्ञा का भेद हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया। अब हमें बताना है क्रिया से संबंध। तो क्रिया यहाँ पर क्या है? पढ़ा रही है। अतः हम क्या लिखेंगे? पढ़ा रही है क्रिया का कर्ता। ओके, ध्यान से देखिए, पढ़ा रही है प्रत्येक वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म, और जरूरी नहीं है सब में कर्म होंगे, क्योंकि अकर्मक क्रिया में खाली कर्ता और क्रिया होते हैं। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, पढ़ा रही है क्रिया का कर्ता। ये हमारा पद परिचय कंप्लीट हो गया। किसका? अध्यापिका शब्द का, संज्ञा शब्द का। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस हमारा है, रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। तो रमेश शब्द का जब हम पद परिचय करेंगे तो सेम ये अध्यापिका वाले शब्द की तरह ही आएगा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा की जगह क्या हो जाएगा? रमेश, क्योंकि पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा। और स्त्रीलिंग की जगह क्या होगा? पुल्लिंग, क्योंकि रमेश एक लड़के का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। रमेश भी कर्ता है, सब्जेक्ट है, कर्ता कारक, और बैठा है क्रिया का कर्ता। ओके, इस वाक्य में क्रिया हमारी है बैठा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस एक और लिखा है
वो ध्यान से देखिए। हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषणों शब्द, वैसे तो विभीषण एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया है, विभीषण ने जो कार्य किया था उस प्रकार के व्यक्तियों की कमी नहीं है। अतः विभीषण व्यक्तिवाचक ना आकर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओके। मैं आपको विभीषणों के बारे में बता रही थी कि हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। ये शब्द पर्टिकुलर विभीषण के लिए नहीं आया है। यहाँ पर विभीषण ने जो कृत्य किए थे उसके बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। यहाँ ये शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलग शब्द है। ऐसे ही एक सेंटेंस मैंने और लिखा है, नेताजी को कौन नहीं जानता। तो नेताजी तो जातिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि ये सामान्य एक पर्टिकुलर जाति का बोध करा रहा है। नेता बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो लेकिन इस सेंटेंस में नेताजी कहने से हमें सुभाष चंद्र बोस की याद आती है, क्योंकि वो ही ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इसीलिए यहाँ पर नेताजी शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये दोनों टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार बोर्ड्स में ये शब्द आ चुका है, इसीलिए बी केयरफुल और ध्यान से करिएगा, और सारे ऑप्शंस खूब ध्यान से देखिएगा, तभी टिक करिएगा कि कौन सा ऑप्शन राइट है। और ऑप्शंस लिखते समय का, खा, गा, घा तो आप लिखते ही हो, साथ में जो ऑप्शन के पूरे वर्ड्स हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि टीचर उस समय चेक करते समय बार बार पेपर ना देखे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू।